नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं राजेश राज। हम खड़े अभी बिहार की राजधानी पटना में। जी हाँ, बिहार यानी परंपरा, बिहार यानी संस्कृति, बिहार यानी समूचा इतिहास। जी हाँ, बिहार महावीर और बुद्ध का बिहार, चंद्रगुप्त और चाणक्य का बिहार अपनी गौरवशाली अतीत, संस्कृति, परंपरा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो यहाँ के खान पान और पहनावे की बात अगर हम नहीं करें तो फिर ये बेमानी होगी। हम खड़े हैं अभी पटना जंक्शन पर और यहाँ से 225 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है भागलपुर, जो सिल्क सिटी के नाम से विख्यात है। तो यहाँ की मिथिला पेंटिंग जो है वो भी काफ़ी मशहूर है। आज हम जायज़ा लेंगे भागलपुर सिटी में बनने वाले सिल्क के उत्पादन और उनके बुनकरों के माली हालत का। आज हम सीधे चलते हैं भागलपुर और लेते हैं वहाँ के बुनकरों का जायज़ा। पटना से सड़क मार्ग से सिल्क सिटी भागलपुर की दूरी तकरीबन 225 किलोमीटर है। चिरैयाटार पुल से निकलकर फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर, शिव की नगरी सुल्तानगंज होते हुए जब हम भागलपुर की सीमा में प्रवेश करते हैं तो एक सुखद एहसास होता है। सड़क के किनारे ही गंगा की निर्मल धाराओं को देखकर आसमान में उमड़ते घुमड़ते काले बादल और घनघोर घटा, कुछ ही पल बाद बारिश की बूंदों और गंगा की लहरों का आपस में समागम। और ऐसे में अगर आपको नौका विहार जैसे विहंगम दृश्य देखने को मिल जाएं तो क्या कहने। यकीनन इस मनोहारी छटा को देखकर किसी का भी मन मचल जाए। लेकिन इन खूबसूरत दृश्यों को देखते और विचारों की आपाधापी में हम कब भागलपुर पहुंच गए पता भी नहीं चला। महाभारत काल में भागलपुर अंग प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। जी हाँ, वही अंग प्रदेश जिसके राजा अंगराज कर्ण थे। लेकिन कालांतर में इस शहर को एक अनोखी पहचान मिली रेशम उद्योग के लिए और भागलपुर का नाम भागलपुर से सिल्क सिटी भागलपुर हो गया। भागलपुर का रेशम महज एक धागा नहीं, ये तो एहसास और विश्वास का पक्का बंधन है, जिसकी डोर कई तबकों और समुदायों के हाथों में है। और तो और रेशम हमारी परंपरा और तहजीब का एक अटूट हिस्सा भी है। साथ ही यहाँ के बुनकरों का रेशम से दिल का रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें व्यवसाय के बावजूद संबंधों को निभाने में व्यवसाय आड़े नहीं आते। तभी तो नफा और नुकसान की परवाह किए बिना ये बुनकर आज भी इन धागों को खूबसूरत शक्ल देने में जुटे हैं। भागलपुरी सिल्क का अतीत तकरीबन 200 साल पुराना है। नाथनगर, चंपानगर, शाहकुंड, खरीक, हुसैनाबाद, जगदीशपुर, गौराडीह और पुरैनी ये वो इलाके हैं जहां हजारों की तादाद में बुनकर रेशम की डोरी से खूबसूरत कपड़े तैयार करते हैं। मसलन सिल्क की साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्ता पैजामा, बेडशीट, शॉल और डल चादर से भागलपुर का नाम हमेशा गुलजार रहा है। बेंगलोर के बाद भागलपुर देश का दूसरा सबसे बड़ा रेशम औद्योगिक क्षेत्र है, जहां हर साल 250 करोड़ रुपए का कारोबार फलता फूलता है। 125 करोड़ रुपए घरेलू बाजार में और 125 करोड़ रुपए का सिल्क विदेशों तक जाता है। एक जमाना था जब भागलपुर के रेशम की आपूर्ति दुनिया भर के कई मुल्कों में होती थी। मसलन पश्चिम एशिया, जापान, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के रहन सहन और जीवन शैली पर भी बिहार के सिल्क की छाप थी। चांदो सौदागर की जो कहानी हम लोग सुनते हैं ये सिल्क पर ही आधारित है, रेशम उद्योग पर ही आधारित है। और आधारित ये है कि यहाँ जो चंपानगर है, चंपानगर के किनारे जहाज लगती थी और यहाँ से रेशम के कपड़े जो होते थे बंगाल जाते थे, उत्तर भारत जाते थे, गंगा नदी के द्वारा ही, जहाज के द्वारा। और अभी भी जो भागलपुर में जो हैंडलूम और पावरलूम जो बचे हुए हैं उसी चंपानगर के किनारे में हैं। और वह अपने 200 साल 300 साल पुरखे बुनकर जो हैं या तांती जो हैं, जुल्हा जो हैं, उनके बाप भी वही काम करते थे, परदादा भी वही काम करते थे, परदादा भी वही काम करते थे, चलते आ रहा है। और भागलपुर की तो पहचान हमेशा रेशम से रही है। यदि रेशम नहीं तो भागलपुर नहीं। वैसे आप लोग ने सुना होगा कि ढाका का मलबल और भागलपुर का सिल्क। वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है,
लेकिन नहीं अगर कुछ बदली हैं तो रेशम के उत्पादन से जुड़ी सुनहरी यादें। लेकिन ये यादें अब तकलीफ देने लगी हैं, क्योंकि अब यहाँ रेशम का उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन रेशम से जुड़े उत्पादों का निर्माण बखूबी किया जा रहा है। सिल्क के धागे चीन और कोरिया से आ रहे हैं और बुनकर उन्हीं धागों से अपने हुनर को बचाए हुए हैं। 1980-85 के बाद एक सूट कोरिया से और चाइना से आने लगा, तो जेनरिक नेम उसका कोरिया और चाइना पड़ गया कि चाइना से जो धागा आया उसको हमने तसर के सिल्क या प्योर सिल्क के धागे को चाइना कह दिया, और कोरिया से जो सिल्क आता था उसको हमने कोरिया का नाम दे दिया। वस्तुतः वो था तसर का सिल्क। तो वो यहाँ आने लगी तो लोगों को एक नया धागा मिला और एक नई बूम आ गई यहाँ की इंडस्ट्री में, और यहाँ की इंडस्ट्री में बूम आने के बाद एक बाना बदल गया। चाइनीज और कोरियन धागे सस्ते हैं, लेकिन गुणवत्ता के लिहाज से उनका भागलपुरी सिल्क से कोई मुकाबला नहीं है। हमारी सिल्क में अपने वतन की मिट्टी की खुशबू तो है ही, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े तकरीबन 5 लाख बुनकरों की आजीविका का बड़ा साधन भी है। यहाँ का रेशम उद्योग तो अभी भी ठीक ही चल रहा है, मगर कुछ इफेक्ट हुआ है वही झारखंड के बंटवारे से। बिहार जो बट गया और 2 भाग में बट गया उससे, और थोड़ा सा 89 में जो दंगा हुआ उसकी वजह से जो बीच के लोग हैं जो बुनकर से ख़रीदते हैं कपड़ा, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। बुनकर की स्थिति खराब है बेशक। सिल्क का उत्पादन नहीं होने और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रेशम का ये पारंपरिक उद्योग अब हाशिए पर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है रेशम मिल का बंद हो जाना। बिहार स्पन सिल्क मिल बहादुरपुर और इसी मिल की एक शाखा अलीगंज में है। दोनों बंद हो चुके हैं। रेशम उद्योग को आगे बढ़ाने में इन मिलों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब ये मिल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। सिल्क सिटी भागलपुर को सिल्क सिटी बनाने में इस सिल्क मिल की अपनी एक अलग भूमिका रही है, लेकिन आपको बता दें कि यह सिल्क मिल तकरीबन कई वर्षों से बंद हो चुका है, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो चले हैं। रेशम उद्योग में बदलाव और रेशम उत्पादन का एक दूसरा पहलू शैक्षणिक व्यवस्था से भी जुड़ा है। भागलपुर देश ही नहीं, एशिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां कभी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी। नाथनगर में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल में 4 वर्षीय बीटेक कोर्स की पढ़ाई होती थी, जिसमें हर साल 32 छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, जिसमें छात्रों को रेशम कीट खाद्य पौधों की खेती और रेशम कीट पालन दोनों की पढ़ाई कराई जाती थी। ये भागलपुर के सिल्क उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वर्णिम दौर था, जब छात्र ज्ञान अर्जन के बाद रेशम का उत्पादन और निर्माण दोनों किया करते थे। लेकिन मूलभूत संरचनाओं की कमी का हवाला देकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बीटेक की पढ़ाई बंद कर दी। लेकिन मार्केटिंग का उसकी व्यवस्था नहीं कारण उदासीनता लोग में आ गया। कोकुन मलबरी का बहुत तैयार हो गया, मलबरी का बहुत तैयार हो गया, उसका मार्केट नहीं मिला। जैसे और दूसरी जगह है भागलपुर में मिल सकता है, लेकिन उसका जो कोरिलेशन होना चाहिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की कमी रह गया। रेशम के बड़े बाजार और संभावनाओं को देखते हुए 1922 ईस्वी में सिल्क इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स में छात्रों को रेशम की बारीकियों से रूबरू कराए जाने लगा। 1978 में कॉलेज को अपग्रेड करते हुए 4 वर्षीय बीटेक कोर्स की शुरुआत की गई और इसका लाभ लोगों को मिला कि हर साल यहाँ से पास करने वाले छात्रों ने वैज्ञानिक और टेक्सटाइल इंजीनियर बनकर देश ही नहीं विदेशों में भी भागलपुर का नाम रोशन किया। लेकिन 1993-97 बीटेक के छात्रों के नामांकन के लिए आखिरी साल साबित हुआ, जिससे सिल्क उत्पादन को गहरा धक्का लगा। मौजूदा समय में सिल्क इंस्टीट्यूट में सिल्क टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई हो रही है। कॉलेज के पुस्तकालय में ढेरों किताबें हैं, लेकिन पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं। दीवारों और छतों से पंखे लटक रहे हैं, लेकिन बिजली के अभाव में इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इंस्टीट्यूट में प्री कोकून यानी कोशा बनने के पहले और कोशा बनने के बाद रेशम बनाने की तमाम विधियों की जानकारी दी जाती थी और अभी भी वोकेशनल कोर्स के छात्रों को पढ़ाया जाता है। कॉलेज में अर्जुन के पौधे लगाए गए हैं ताकि छात्रों को प्री कोकून यानी कोशा बनने के पहले की जानकारी के लिए रेशम कीट खाद्य पौधों की खेती और रेशम कीट पालन की पढ़ाई कराई जा सके। इसके बाद पोस्ट कोकून यानी कोशा बनने के बाद रिल्ड यानी बिना टूटे हुए लगातार धागा निकले, धागा से बुनाई कैसे हो, कपड़ा तैयार कैसे हो, रंगाई, छपाई
और फिर मार्केटिंग तक के गुर सिल्क इंस्टीट्यूट में सिखाए जाते हैं। कभी इस लेबोरेटरी से बीटेक की पढ़ाई करने वाले छात्र दुनिया भर के मुल्कों में टेक्सटाइल इंजीनियर हुए, वैज्ञानिक हुए। इस कोकून से मलबरी सिल्क तैयार किया, इस कोकून से तसर सिल्क तैयार किया। लेकिन अब चूंकि इस इंस्टीट्यूट में बीटेक की पढ़ाई नहीं होती, इसलिए ये कोकून प्राय रखे ही रह जाते हैं। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और वो लगातार आधारभूत संरचनाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि शायद संस्थान के दिन लौटेंगे और फिर हम भागलपुरी सिल्क की गुणवत्ता का दुनिया भर में प्रसार कर सकेंगे। तो टेक्निकल नो हाउ का यहाँ से ही सब जगह जो है, जहाँ जो जरूरी पड़े, जिस एरिया में डेवलप किया जा रहा है वहाँ आदमी जाएंगे, लेटेस्ट सजेशन देंगे, उसमें मदर अपना बीटेक भी होगा, साथ साथ मदर इंस्टीट्यूट के रूप में, टेक्निकल मदर इंस्टीट्यूट के रूप में काम करें, एक आइडियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में भी डेवलप करें, मदर इंस्टीट्यूट के रूप में। रिसर्च वर्क यहाँ हो, बीटेक के साथ साथ रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। रिसर्च वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हम जो दूसरे जगह से लाते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो मेरे यहाँ भी बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप कर देगा और मेरे यहाँ से दूसरे जगह जाएगा। संस्थान में रीलिंग स्पिनिंग संकाय है, रंगाई छपाई संकाय में खूबसूरत डिजाइन देने वाली आकृतियां हैं, जिससे रेशम और सूती के कपड़ों पर बेहतरीन डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं। मगर बीटेक की पढ़ाई बंद होने के बाद ये उपकरण बेकार पड़े हैं। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखलाएंगे बुनकरों के जीवन से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को। कहीं आप जाइएगा मत, हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रेशम पर फिल्मों में बहुत कुछ लिखा गया है। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, कुछ सहा नहीं जाए नखरे वाली का। जी हाँ, इस रेशम को बनाने वाले कलाकार भले ही आज हल्कान हो, लेकिन इस रेशम की चमक फीकी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ के जो बुनकर हैं वो पलायन कर रहे हैं दूसरे शहरों की ओर, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी की समस्या उनके सामने उत्पन्न हो रही है। पावर लूम यानी विद्युत करघे से कपड़े बुनने में तल्लीन इस छोटे बच्चे को जरा गौर से देखिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि खेलने कूदने की कच्ची उम्र में अशफाक के हाथ में खिलौनों की बजाय पावर लूम की मशीनें हैं? क्या ऐसा भी नहीं लगता कि खुदा के इस अनमोल उपहार से इसका बचपन छीना जा रहा है? इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की माने तो रेशम उद्योग में अशफाक की कई पीढ़ियां साल दर साल से जुड़ी हैं, लेकिन अब बिजली नहीं रहती, जिसके कारण मशीनें ठप पड़ी हैं और लोगों के सामने बेकारी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इनके अंदर इतनी कला है, इतनी हुनर है कि इस हुनर की वजह से पूरे विश्व में भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन आज बुनकरों की जो बदहाली है और उनके साथ जो परेशानी है कि बिजली नहीं तो सूत नहीं। आज 5 साल नीतीश जी के पूर्व रहे, यही हाल हुआ। बुनकर पंचायत लगाए, यहाँ पर नीतीश जी आश्वासन दिए, भाषण दिए, तमाम तरह के वादे किए कि इतने घंटे लाइन मिलेंगे, बिजली मिलेंगे, लेकिन बिजली आप घूम रहे हैं, देखते होंगे कि बिजली नहीं है। बिजली के बिना उत्पादन नहीं होता है, तो हम लोगों का उत्पादन नहीं हुआ तो हम लोगों का ऑर्डर जो है आता जो है व्यापारियों के यहाँ से, वह ऑर्डर कैंसिल हो जाता है टाइम पर माल नहीं पहुँचने से, और हम लोगों को रोजी रोटी की समस्या सामने खड़ी हो जाती है। हमने जब जनप्रतिनिधियों से बिजली के बारे में बात की तो उन्होंने भी माना कि बिजली नहीं रहती और बुनकरों को न्याय नहीं मिला है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन्हें न्याय मिलेगा कहां से, इन्हें न्याय दिलाएगा कौन? क्या ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की नहीं है? देखिए, बुनकर के लिए जितना काम होना चाहिए काम हुआ नहीं है। सिर्फ वादों से उनको वादे किए जा रहे हैं और कस्में वादों से कुछ होना नहीं है। बुनकर के लिए काम करने की ज़रूरत है। आज बिजली की प्रॉब्लम है, उनको 24 घंटे बिजली देने की ज़रूरत है। बुनकर के लिए सॉफ्ट लोन की ज़रूरत है। बुनकर अपने हाथ से में जादू है, उससे वो काम करते हैं। हमारे यहाँ नाथनगर के इलाके में बड़ी तादाद में बुनकर हैं, लेकिन कुछ भला नहीं हुआ है। भागलपुर में तो जो बुनकर है, रेशम का जो धागा है, इस पर माफियागिरी है। पूरी तरह से मिली भगत से माफिया काम कर रहे हैं, बिचौलिया काम कर रहे हैं। प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए और बुनकर को पूरा न्याय मिलना चाहिए। तो वो बुनकर बेचारा प्रतिदिन मुश्किल से उसका पूरा परिवार जुटा रहता है, तो एवरेज इनकम उसकी आप मान लीजिए कि मुश्किल से उनके प्रतिदिन अगर पूरा परिवार में 4-5 सदस्य काम करता है तो उसको मुश्किल से 50 रुपया तक भी बचत नहीं हो पाता है, 40 से 50 रुपया। अब 4-5 सदस्य परिवार में
18 घंटा 16 घंटा काम करता है, 20 घंटा काम करता है और उसको इनकम कितना होता है तो 50 रुपया 100 रुपया एवरेज। अशफाक कोई अकेला बच्चा नहीं है। अशफाक जैसे सैकड़ों बच्चे तालीम के अभाव में ऐसा करने को बाध्य हैं। परिवार कर्ज में डूबा है। साहूकारों से 5% ब्याज दर पर कर्ज लेकर पावरलूम से कपड़े बुनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बैंक से लोन नहीं मिलता। परिणाम सामने है, मशीनें बंद हैं। परिवार को छोड़कर कमाने वाला बेटा, भाई, पति पलायन कर गया। बिजली न रहने के कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और इस कारण की हमारे पेरेंट्स लोग भी सामना के परेशानी का झेल रहे हैं और साथ ही साथ मेरे भाई भी यहाँ न रहने के कारण हम लोगों को पढ़ाई लिखाई की भी बहुत परेशानी हो रही है। गंदी नालियां, उबड़ खाबड़ जमीन, गंदगी का अंबार, तंग गलियां, मानो विकास की झिलमिल किरण भी यहाँ नहीं पहुंची हो। छोटे छोटे घर, घरों की दर की दीवारें और इन्हीं दर की दीवारों के बीच होती हैं बुनकरों की रिहाइश, जहां किसी को न इनके तालीम की परवाह है, न स्वास्थ्य की चिंता, न इनके व्यवसाय को परवान चढ़ाने की फिक्र। इन्हीं तंग गलियों से निकलते हुए हमारी नजर पड़ी एक ऐसी महिला पर जिसके कई छोटे छोटे बच्चे हैं। लाचार अब्बा और अम्मी जान तो हैं, लेकिन घर में शौहर नहीं है। काम के बिना परदेश खटता है, यहाँ बिजनेस बंद हो गया है, किराए पे घर पे रहते हैं, इसलिए शहर प्रदेश में। कभी फरहत का भी अपना आशियाना था। बिजनेस बंद हुआ, शौहर बाहर चले गए, पलायन कर गए, लेकिन ये आशियाना अपना नहीं, ये छप्पर अपना नहीं, ये किराए का छप्पर है जिसमें फरहत और उनके बच्चे यहाँ फटेहाली का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में याद आ जाती है ये पंक्तियाँ कि किसी को गम नहीं लगी है आग, किसके आशियाने में बटन वाले मगन हैं खुद बटन जलाने में। किराए के घर में किचन है जिसमें गैस चूल्हे हैं और सिलेंडर रखे हैं। दीवारों पर बर्तन टंगे हैं, मगर शौहर के बाहर चले जाने के गम और आर्थिक तंगी ने पूरी तस्वीर बदल डाली है। मंडी नहीं है, जो माल हम तैयार करते हैं अब वो जाके भागलपुर में देते हैं, तो माल हम तैयार करते हैं, कीमत वो लगाता है, उसमें हमको बचता नहीं है। बुनकरों ने बतलाया कि भागलपुर के तकरीबन 50% से ऊपर बुनकर महाराष्ट्र के भिवंडी और यूपी के मेरठ की ओर पलायन कर गए। बहुत ऐसे हैं जो पूंजी के अभाव में और पूंजीपतियों के शोषण के कारण अपने परंपरागत रोजगार से विमुख होकर दूसरे रोजगार की ओर उन्मुख हो गए हैं। मुगल शासन के पहले भी यहाँ से सिल्क का कारोबार, जब एयरप्लेन का इतना साधन नहीं था तो शिप से भी भेजा जाता था, ये हकीकत है। यहाँ पे यार्न की कमी है, यहाँ पे टसर कोकून की कमी है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। तो ये बुनकरों का जो एक संगठन है, बुनकरों का जो एक समूह है यहाँ पे, उनके साथ बराबर सा कुछ न कुछ पूंजीपतियों का एक शोषण रहा है। हालांकि उद्योग विभाग के अधिकारी हस्तकरघा से जुड़े बुनकरों के उत्थान के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजना चलाने की बात कह रहे हैं। बुनकर पुरस्कार योजना चलाई जाती है, जिसमें 20,000, 25,000, 20,000, 15,000 का पुरस्कार दिया जाता है। पावरलूम बुनकरों के लिए भी 50% अनुदान पर जनरेटिंग सेट दिया जाता है। बिजली अनुदान पर यूनिट 1.5 रुपया। इस तरह सरकार द्वारा अनेक योजनाएं बुनकरों के उत्थान के लिए चलाई। साथ ही भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने भी अनेक योजनाओं के मार्फत बुनकरों की हिफाजत के लिए हिमायत की है। भारत सरकार ने जो एक क्लस्टर सैंक्शन किया है 2006 में 2 करोड़ रुपए में हम लोगों ने जो क्लस्टर सैंक्शन किया है वो शाहपुर, जगदीशपुर और गोराडीह ब्लॉक को मिला करके हम लोगों ने सैंक्शन किया है। भागलपुर में देखिएगा तो एक बड़ा क्लस्टर 2 करोड़ रुपए का और 5 छोटे छोटे क्लस्टर जिसमें प्रत्येक में 60-60 लाख रुपए हम लोगों ने सैंक्शन किया है। कुल मिलाकर के करीब 5 करोड़ रुपए का हम लोगों ने इसमें प्रावधान कर रखा है। एक मॉडर्न डाई हाउस जो रंगाई कारखाना कहते हैं और एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम लोगों ने पुरेनी नाम की जगह जो है वहाँ पर हम लोगों ने स्थापित कर रखा है। उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखा है, जिसके अंतर्गत भागलपुर में ही रहने वाले, भागलपुर में करीब 14,000 बुनकरों के परिवार हैं। उसमें से 8,200 बुनकरों के परिवारों को हम लोग हर साल
हम लोगों ने उनको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में कवर कर रखा है, जिसके अंतर्गत साल भर में 15,000 रुपये तक का इलाज उनको मुफ्त दिया जाता है। यह है नाथनगर के मस्कन में बुनकर भाई का एक छोटा सा घर। कमरा सिर्फ एक, इसी में हस्तकरघा की मशीनें, रहना सहना सब कुछ इसी में। मेहनतकश बुनकर पूरे परिवार के साथ यानी कई पीढ़ियां एक साथ रेशम से कपड़े बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, जिनके अपने तन भले ही कपड़े से ढके नहीं हो, लेकिन दूसरों के तन को खूबसूरत लिबास से ढकने के लिए बेताब हैं। ऐसे में अगर कोई इन्हें अपनी मजदूरी का वाजिब दाम न दे तो भला इन पर क्या बीतेगी। ये अलग एक ही कपड़े में इतना कारीगरी हम लोग करने के बाद भी पेट भर के मजदूरी नहीं मिलता। बच्चों को सोचते हैं कि कुछ पढ़ा लिखा लें, इतना फीस देना पड़ता है कि आगे पढ़ाने का सोचते सोचते टाइम निकल जाता है। जहाँ तक मजदूरी का प्रश्न है तो बुनकरों की हालत समझ से परे है। बुनकरों के पास पूंजी का अभाव है, जिसके कारण वो धागे खरीद नहीं पाते। लाचारी में उन्हें थर्ड पार्टी यानी बिचौलिए का सहारा लेना पड़ता है। धागे बिचौलिए लाकर बुनकरों को देते हैं और मजदूरी भी वही तय करते हैं। पूरा परिवार दिन भर धागों से कपड़ा बुनने में लगा रहता है। मेहनत इतनी ज़्यादा करनी होती है कि महज 20 रुपये मीटर पर बुनकर कपड़े तैयार करते हैं। ऐसे में उन्हें 80 से 100 रुपये मेहनताना मिलता है। यानी परिवार का 2 सदस्य अगर दिन भर कपड़े बुनता है तो इन्हें मात्र 50 रुपये से संतोष करना पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ जो घर है एकदम बिल्कुल तंग गलियों की तरह है, जिसमें बैठ करके बुनकर यहाँ पर बुनने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो गलियाँ हैं, इनके जो घर हैं वो भले ही तंग हैं, लेकिन इनके दिलों की जो गलियाँ हैं वो तंग नहीं है। लेकिन जो बिचौलिए हैं वो रेशम देते हैं और इनसे काम करवाते हैं। फिर कितना इनको फ़ायदा होता है ये हम पूछते हैं जुगमनी देवी से कि कितना उनको फ़ायदा होता है। आपको जो बिचौलिए लोग जो देते हैं कपड़ा बुनने के लिए, कितनी मजदूरी आपको मिलती है, कैसे आप बुनती हैं, कैसे परिवार चलाती हैं? हम लोग को क्या मिलेगा, 20 रुपया मीटर मिलता है, उसमें 2 आदमी खटते हैं और नहीं बच्चा को पढ़ा सकते हैं। बुनकर लोग हैं जो आपको बुनकर लोग हैं, बच्चे को पढ़ाना या पढ़ाई शिक्षा स्वास्थ्य इन सब चीज़ों में कितनी दिक्कतें होती हैं? हाँ, सब दिक्कत होता है और क्या हम लोग बताएं, तो अपना मजदूरी बता दिए ना। दिन भर में कितना मीटर आप बुनती हैं, कितना मीटर बुनती हैं, कितना पैसा मिलता है? वही 4 मीटर बुनते हैं और 80 रुपया होता है, उसमें 2 आदमी खटते हैं। अब जोड़िए कितना मजदूरी हुआ। बुनकरों के साथ इन समस्याओं के अलावा बाजार का भी बड़ा संकट है। रंग बिरंगे और गुणवत्ता वाले परिधानों को बड़ी शिद्दत से तैयार करने के बाद भी इनके उत्पाद बाजार तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास रंगाई छपाई की माकूल व्यवस्था नहीं है, जिससे दूसरों का आसरा रहता है और लागत के हिसाब से कीमत नहीं मिलती। सरकार से मांग यही है कि हम लोगों को डाइंग कारखाना यहाँ पर एक दे दिया जाए, जिसमें यहाँ के सारे बुनकर उसमें डाइंग करा करके अच्छे से अच्छे माल जो मानक 3.4, 3.5 या 4.5 या 5 जो मांगता है विदेशों में, वो हम लोगों को जाए। 2 करोड़ रुपए वाला जो हमने स्कीम सैंक्शन किया था उसमें पुरेनी में तो रंगाई कारखाना लग गया है। इसके अलावा जो 5 जो छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं उनको मिला करके हम लोग एक वहाँ रंगाई कारखाना नाथनगर में या चंपानगर में कर सकते हैं, लेकिन उस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो राज्य सरकार के मार्फत किया जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि राज्य सरकार से हमारे पास प्रपोजल आए कि नाथनगर या चंपानगर में इन 5 क्लस्टरों को मिला करके एक रंगाई कारखाना वहाँ स्थापित किया जा सके। तो राज्य सरकार से जैसे ही हमारे पास इसके संबंध में प्रपोजल आएगा, हम ज़रूर उस प्रपोजल के लिए हम पैसा देने के लिए हम कोशिश करेंगे। पूंजी, बाजार और बिजली बुनकरों के लिए ही नहीं, भागलपुर की खोई प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा सिल्क यार्न, सिल्क बैंक और टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी योजना प्रस्तावित थी। पता नहीं किन कारणों से इन योजनाओं का काम खटाई में पड़ा है। अगर रंगाई कारखाने के साथ साथ टेक्सटाइल पार्क के निर्माण का काम भी नाथनगर, चंपानगर के इलाके में हो जाए तो ये बुनकरों के लिए बड़ी राहत की बात होगी और वो अपने उत्पाद की उचित कीमत वसूल सकेंगे। लेकिन सवाल साफ है, बुनकरों के लिए कीमत की नहीं, साफ नीयत की जरूरत है।
खास अंक में बस इतना ही। किसी नए जनहित के विषयों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए